हुकूमत बानी PTI के तिब्बी मुआयना कराने के लिए तैयार। ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बैरिस्टर गौहर को फैसले से आगाह कर दिया। पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स बानी PTI का मुआयना करेंगे। बानी PTI के ज़ाती मौलिज को तिब्बी मुआयने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। चीन के वज़ीर आज़म की पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से अहम मुलाकात। ली चियांग ने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ से अहम मुलाकात की। पाकिस्तान और चीन के दरमियान देरीना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और वसअत देने के अज़्म का आदा। मुलाकात में चीन और पाकिस्तान के दरमियान दिफा और दहशतगर्दी के हवाले से उमूर भी ज़ेर बहस आए। चीन के वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के किरदार को सराहा। और रावलपिंडी में अटक में रेंजर्स तैनात करने की मंजूरी। हुकूमत पंजाब की दरख्वास्त पर रावलपिंडी और अटक में रेंजर्स तैनात की गई। रावलपिंडी और अटक में पाकिस्तान रेंजर्स के दो विंग्स तैनात होंगे। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। शंघाई ताउन तंजीम का 23वां सरबराह इजलास। चीनी वजीर आजम ली चियांग पाकिस्तान पहुंच गए। मोअज़्ज़ज़ मेहमान का रेड कार्पेट इस्तकबाल। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मेहमान खुसूसी को खुशामदीद कहा। दोनों रहनुमाओं में गर्म जोशी से मुसाफा। ली चियांग पाकिस्तानी अवाम की गहरी बरादराना दोस्ती और मेहमान नवाजी से मुतासिर। चीनी वजीर आजम के एजाज में वजीर आजम हाउस इस्लामाबाद में इस्तकबालिया। चीनी वजीर आजम को पाक फौज के चाकू चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर और सलामी पेश की। तोपों की सलामी भी दी गई। चीनी वजीर आजम और शहबाज शरीफ ने गवादर एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह कर दिया। करेंसी मुआहिदा भी तय। पाक चीन के मुख्तलिफ शोबों में समझौतों और मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत हुए। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इफ्तिताही तकरीब इस्लामाबाद में हुई। दोनों मुल्कों के दरमियान स्मार्ट क्लासरूम्स के हवाले से दस्तावेज का तबादला हुआ। CPEC के तहत गवादर पर 7वें ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप के इजलास के निकात की दस्तावेज का भी तबादला किया गया। CPEC वर्किंग ग्रुप से मुतालिक मफाहमती याददाश्त की दस्तावेज का तबादला भी हुआ। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तकमील के लिए पाक चीन अफरादी क़ुव्वत की काविशें काबिल सताइश हैं। इस्लामाबाद में न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग का कहना था कि गवादर इलाकाई तरक्की का महवर होने के साथ दोनों मुल्कों की मजबूत दोस्ती का भी अक्कास है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि चीनी वज़ीर आज़म के दौरे से दोस्ती मजीद मजबूत और गहरी होगी। CPEC पर पेशरफ्त का जायजा लेंगे और बाहमी मफाद पर मबनी ताउन के मजीद नए शोबे तलाश करेंगे। चीनी वज़ीर आज़म की शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान आमद। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग का पुरतपाक इस्तकबाल किया। चीनी वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ से मुलाकात की। ली चियांग ने बड़ी गर्म जोशी से आर्मी चीफ से मुसाफा किया। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास कल से शुरू होगा। भारत, रूस समेत दीगर ममालिक के वफूद भी पाकिस्तान पहुंच गए। वफाकी दारुल हुकूमत को खूबसूरती से सजा दिया गया। रुकन मुल्कों के परचम आवेज़ा हिफाजती इक़दामात फौज के हवाले। रेड जोन में हर किस्म की सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी। चीनी वज़ीर आज़म का दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। ऐसी इजलास से मुल्क में सरमायाकारी आएगी। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की कामयाबियां जारी हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पाकिस्तान अब तन्हाई का शिकार नहीं। आलमी तशख़्ख़ुस बहाल हुआ। मईशत बेहतर, महंगाई और शरह सूद कम हो रही है। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौके पर कोई एहतजाज या लॉकडाउन नहीं हो सकता। वजारत दाखिला का चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और IG को मरासिल इरसाल। मरासिल में कहा गया है कि इस्लामाबाद की हुदूद में किसी गैर कानूनी इज्तिमा की इजाज़त नहीं। इंतजामिया फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन इक़दामात करे।
26वीं आईनी तरमीम पर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी इजलास, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डेडलॉक बरकरार। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी इजलास में पीटीआई का मजीद वक्त देने पर इसरार। पीपल्स पार्टी मामले को आगे बढ़ाने पर बज़द। पीटीआई ने मुसव्विदों पर मजीद मुशावरत की तजवीज़ दी तो पीपी ने मौक़िफ़ अपनाया कि ऐसा अब नहीं हो सकता, हमने पहले ही बहुत ताख़ीर कर दी। आईनी मुसव्विदे पर मजीद मुशावरत के लिए कमेटी का अगला इजलास 17 अक्टूबर को तलब कर लिया गया। आज के 2.5 घंटे के इजलास में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। हुकूमत के पास मुसव्विदे के नाम पर कुछ नहीं है। पार्लिमानी कमेटी के इजलास के बाद पीटीआई रहनुमा उमर अयूब का कहना था कि हुक्मरान इत्तेहाद के पास तरमीम के काबिल कोई चीज नहीं है, उनका सिर्फ एक ही टारगेट है और वो है कोर्ट्स पर हमला करना। नून लीगी रहनुमा इरफान सिद्दीकी ने कहा कि आज इस कमेटी का 7वां इजलास था, मगर आज भी अपोजिशन कहती है जल्दी ना की जाए। वाहिद पार्टी जिसने अभी तक कोई इनपुट नहीं दी तहरीरी तौर पर वो पीटीआई है। ना तो उन्होंने अपना कोई ड्राफ्ट दिया है, ना उन्होंने जो ड्राफ्ट दिए गए हैं उनका तज्जिया करके बताया। आती है तो उस पर इख्तलाफ मुमकिन होता है। तो जो मुसवदा हुकूमत की तरफ से लाया गया हमने उसे अक्सर मुस्तरद कर दिया था और वो किसी कीमत पर भी काबिल कबूल नहीं था। मुज़ाकरात के नतीजे में जो मुसवदात इस वक्त शेयर किए गए हैं उसमें काफ़ी अब हम आहंगी तकरीबन पैदा हो चुकी है। मुल्क के हालात ज़रूरत के तहत कानून साजी होनी चाहिए। आईनी तरमीम आती हैं तो इस पर इख्तलाफ भी होता है। मौलाना फजल रहमान की टंडोवाला यार में मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमने हुकूमत के मुसव्विदे पर एतराज़ किया था। हुकूमत के मुसव्विदे से अदलिया अवाम के हुकूक तबाह हुए। हमें अवाम और मुल्क के मफाद में सब कुछ करना है। जो चीज़ें वक्त की ज़रूरत हैं हम उन्हें तरजीह देंगे। जमातें जिनका ताल्लुक अपोजिशन से है, मेरी उनसे यही अपील होगी कि वो उस गोरख धंधे में ना पड़ें। कुल्लियतन आईनी तरमीम को मुस्तरद किया जाए। जब चीफ जस्टिस साहब का टाइम पूरा हो जाएगा और मंसूर अली शाह साहब हलफ उठा लेंगे, उसके बाद फिर हुकूमत आए और कुछ आईनी अदालत की बात उसको करनी है या मज़ीद कुछ तरमीम की बात करनी है तो उस वक्त टेबल किया जाए। जमात इस्लामी की जानिब से मुजव्वज़ा आईनी तरमीम यकसर मुस्तरद। जस्टिस मंसूर अली शाह की बतौर चीफ जस्टिस हलफ बर्दारी तक आईनी तरमीम मौखर करने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं कि हुकूमत मुतफ़िका आईनी तरमीम के लिए संजीदा है तो जस्टिस मंसूर के चीफ जस्टिस बनने का इंतजार करे। कराची में इदारा नूर हक में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि MQM कराची की नुमाइंदा जमात नहीं, फॉर्म 47 की पैदावार है। आपको इंसाफ चाहिए तो आपको बराबर की बुनियादों पे नुमाइंदगी मिलना पड़े। आम अदालत के साथ साथ आपको एक मखसूस अदालत चाहिए जिसका सिर्फ ये काम हो कि इस मुल्क के अवाम के जमहूरी हकूक, बुनियादी हकूक, आईनी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे और कोई काम ना हो। हम आईनी तरमीम पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं। मुल्क में इंसाफ के निज़ाम में बेहतरी के लिए वफाकी आईनी अदालत कायम करना होगी। क्या जेल में बैठे शख्स की वजह से अपने अकायद का वादा भूल जाएं? वज़ीर आला हाउस कराची में सिंध हारी कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना था कि इंसाफ के लिए अवाम को आम अदालत के साथ एक मखसूस अदालत भी चाहिए। उनसे कहा गया कि वो पीछे हट जाएं। उन्होंने कहा कि तुम पीछे हटो। क्या इस अदालत को मिलॉर्ड कहें जिसने आमिर को आइन बदलने का इख्तियार दिया? क्या सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा? ये तो नहीं हो सकता। एक बार फिर कोशिश करता हूं, इसलिए मेरे उर्दू से ज्यादा कमजोर तो मेरा सिंधी होता है और इस पे मीम्स तो बनने हैं, लेकिन अगर हम मीम्स की गुंजाइश छोड़ते नहीं हैं तो फिर आप अपने जो काम है वो कैसे करेंगे? मेरी उर्दू से ज्यादा सिंधी खराब है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने तकरीब में मौजूद शुरका को पहले से ही बता दिया। कहा मेरे मीम्स तो बनेंगे, ये तो बनने हैं। मीम्स नहीं बनेंगे तो मीमर्स का काम कैसे चलेगा? माजी में सिंध के दो बड़े हरीफ आज हलीफ बन गए। MQM और पीपल्स पार्टी वफूद की मुलाकात। आईनी तरमीम के मामले पर शफाफियत से आगे बढ़ने पर इत्तेफाक। रवाबित जारी रखने का भी फैसला।
صاحب کے ساتھ 3 تاریخ کے بعد کسی کی ملاقات نہیں ہوئی. اس کی جو ہیلتھ کے بارے میں ہے وہ بڑا ایک سیریس کنسرن ہے. وہ ورکروں میں ہے, وہ لیڈرشپ میں ہے, وہ پارٹی کے سارے رینکس میں ہے, چاروں صوبوں میں ہے. دیکھو وہ ایک بڑے پاپولر لیڈر ہے. ہم نے ایک لیٹر لکھا, بڑا مختصر سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ہم میں سے کسی کو بھی اجازت دے دیں, خان صاحب کو ایکسس دے دیں تاکہ ہماری ملاقات ہو سکے. تحریک انصاف کا کل ڈی چوک پر احتجاج کا اعلان. ہماری درخواست کے باوجود بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں ہوئی. چیئرمین پیپلز پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ پارٹی لیڈرشپ اور ورکرز کو بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق خدشات ہیں. ہماری گزارش ہے کہ آج ملاقات یقینی بنائی جائے. ملاقات نہ ہونے کی صورت میں ہمارے احتجاج کی کال برقرار ہے. وفاقی وزیر داخلہ نے گزشتہ شب بیرسٹر گوہر سے ٹیلی فونک رابطے میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی یقین دہانی کرائی تھی. پنجاب یونیورسٹی میں طالبہ کی خودکشی اور نجی کالج میں فرسٹ ایئر کی طالبہ سے زیادتی کا مبینہ واقعہ. مختلف کیمپس سے طلبہ و طالبات کی بڑی تعداد سراپا احتجاج ہو گئی. مظاہرین نے توڑ پھوڑ کی تو پولیس حرکت میں آ گئی. تصادم کے دوران 27 مظاہرین اور 4 پولیس اہلکار زخمی. 7 پاکستانی ماہی گیروں نے انڈیا کا مکروہ چہرہ بے نقاب کر دیا. بھارت انتہا پسندی کی تمام حدیں عبور کرتے ہوئے قیدیوں کے بین الاقوامی حقوق بھی بھول گیا. سمندری طوفان اور خراب موسم میں غلطی سے سمندری حدود پار کر کے بھارت پہنچ جانے والے 7 ماہی گیروں کی 7 برس بعد رہائی. کراچی پریس کلب کے باہر خواتین مظاہرین اور صحافیوں پر تشدد کرنے والے سندھ پولیس کے 10 اہلکار معطل. ڈی آئی جی کے مطابق 10 اہلکاروں کو ہیڈ کوارٹر رپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی. ایس ایس پی سٹی کو محکمانہ کارروائی کر کے سزا یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی گئی ہے. انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آج آخری تاریخ. 64 لاکھ سے زائد افراد انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرا چکے. ایف بی آر کے مطابق 34 لاکھ افراد نے زیرو ٹیکس آمدن ظاہر کیا. گوشوارے جمع کرانے والوں نے 114 ارب روپے کا ٹیکس جمع کرایا ہے. اسرائیلی دہشت گردی کا تیز ترین جواب. حزب اللہ کا صہیونی ریاست پر اچانک وار. حیفا کے فوجی اڈے پر ڈرونز داغ دیے. ایک تباہ کن ڈرون نے تباہی مچا دی. 4 صہیونی فوجی ہلاک, 100 سے زائد زخمی. عالمی میڈیا میں کوہرام برپا. ہلاکتوں اور زخمیوں کی ٹھیک تعداد چھپائی جانے لگی. حزب اللہ کی مزید حملوں کی دھمکی. دشمن نہیں رکا تو اس نے جنوبی حیفا میں جو کچھ دیکھا وہ اس کے مقابلے میں کچھ نہیں جو آگے اس کا منتظر ہے. حزب اللہ کے حملے خوفناک تھے. کل رات نہایت مشکل اور تکلیف دہ تھی. اسرائیلی فوجی جنرل کا اعتراف. اسرائیلی فوج کے چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل ہرزی حلوی نے گولانی بریگیڈ بیس کا دورہ کیا اور کہا ہم حالت جنگ میں ہیں اور ایسے میں ایک فوجی تربیتی اڈے پر حملے کے سنگین نتائج سامنے آئے ہیں. اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا کہ تل ابیب کی حکومت گزشتہ رات حزب اللہ کے ڈرون حملے سے سبق سیکھے گی. صہیونی حکومت کی غزہ میں دہشت گردی جاری. وزارت صحت کے مطابق 24 گھنٹوں میں مزید 62 فلسطینی شہید, 220 زخمی ہوئے. جبالیہ میں خوراک کی تقسیم کے مرکز پر حملہ کیا گیا جس میں 10 افراد شہید اور 30 زخمی ہوئے. اس سے قبل اسکول اور اسپتال کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا. ساتھ ہی مظلوم فلسطینیوں کی گرفتاریوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 42,289 ہو گئی. القسام بریگیڈ کا جنوبی غزہ میں متعدد اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ. عرب میڈیا کے مطابق القسام نے جنوبی غزہ کے ایک مکان میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے اسرائیلی فوجیوں پر حملے میں ایک اینٹی پرسنل ڈیوائس کا دھماکہ کیا جس میں کئی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے. ایک اور کارروائی میں القسام کے جنگجوؤں نے اسی محلے میں 2 اسرائیلی ٹینکوں پر یاسین راکٹوں سے حملہ بھی کیا. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی مسقط میں یمنی انصار اللہ کے سربراہ محمد عبدالسلام سے ملاقات ایران کو اسرائیلی دھمکیوں کے بعد سفارتی رابطوں کے سلسلے کی ایک کڑی ہے. ایران نے 1 اکتوبر کو حزب اللہ کے لیڈروں کو شہید کرنے پر اسرائیل پر رد عمل میں 200 میزائل فائر کیے تھے. امریکی شہر شکاگو میں ہوئی دن دہاڑے لوٹ مار. لٹیروں نے گھریلو الیکٹرانک آلات سے بھری مال بردار ٹرین لوٹ لی. امریکی میڈیا کے مطابق ہیلی کاپٹر سے بنائی گئی ویڈیو میں 30 سے زائد افراد کو مال بردار ٹرین کو لوٹتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. انٹرچینج پر رکی ٹرین پر لٹیروں نے دھاوا بولا. انگلینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ کے لیے پاکستانی ٹیم کا اعلان. پلئنگ 11 میں ایک کھلاڑی کا ڈیبیو ہوگا. 3 اسپنرز شامل کیے گئے ہیں. نعمان علی, ساجد خان, زاہد محمود اور کامران غلام ٹیم کا حصہ ہوں گے. قومی ٹیم سے بابر اعظم, شاہین شاہ افریدی اور نسیم شاہ کو ڈراپ کر دیا گیا. انگلینڈ نے پہلے ٹیسٹ میں پاکستان کو اننگ اور 47 رن سے شکست دی تھی.
इंग्लैंड के साबिक कप्तान माइकल वॉन ने बाबर आजम को टेस्ट मैच में ड्रॉप करने को बेवकूफियों वाला फैसला करार दे दिया। सोशल मीडिया साइट एक्स पर ट्वीट की और पीसीबी पर तंज किया। पाकिस्तान इंग्लैंड से पहला मैच नहीं जीत सका तो बोर्ड ने मुल्क के बेहतरीन खिलाड़ी को ड्रॉप करने का फैसला कर लिया। मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट सरप्राइज से माला माल है, लेकिन ये फैसला सरे फहरिस्त है। शहर कायद पर गहरे बादलों का राज, गर्मी का जोर खत्म, मुख्तलिफ इलाकों में सुबह से बूंदाबांदी। मलीर, सदर, गुलिस्तान जौहर, लियाकताबाद, नाज़िमाबाद में हल्की बारिश, मौसम खुशगवार। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बरसात, ठट्टा और गिरदोनवा में बारिश। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटे मौसम गर्म और खुश्क रहेगा।